नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। रूस और यूक्रेन की जंग से पूरी दुनिया घबराई हुई है। यह जंग पूरी मानवता और पूरी दुनिया की आर्थिक सेहत के लिए खतरनाक बनती जा रही है। दुनिया पर आए इस संकट के बीच सभी की नजरें भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई हैं। बड़े बड़े नेता ये मान रहे हैं कि इस युद्ध को शांति में बदलने का काम पीएम मोदी कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत की शांति की पहल की तारीफ कई देशों ने की है। अमेरिका ने भी माना है कि भारत के समझाने की वजह से ही रूस ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का विचार त्याग दिया। अब इसी कड़ी में युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन किया है। उन्होंने युद्ध खत्म करने के लिए पीएम मोदी से मदद मांगी है। आज अपने इस खास कार्यक्रम चर्चा में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि कैसे भारत इस युद्ध को रोकने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। साथ ही हम इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि पीएम मोदी कैसे पूरी दुनिया के लिए शांति दूत बनकर उभरे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि पीएम मोदी से बात करने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने राष्ट्र को दिए संबोधन में भारत और पीएम मोदी के बारे में क्या कहा। And one more thing, today I spoke with the Prime Minister of India. Next year it will be India that will preside over the G20. I wished Mr. Modi a fruitful presidency, and fruitful not for someone in particular but for everyone in the world who values peace. India can be more active in efforts to end aggression, so I hope that we can do more together for global stability in the coming years. तो इस तरह जेलेंस्की ने पीएम मोदी के रूस के साथ शांति समझौते को लागू करने में मदद की मांग की है। उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वो खुद युद्ध खत्म करना चाहते हैं और इस मामले में शामिल सभी पक्षों के साथ बातचीत के लिए वो तैयार हैं। अब इस पूरे मामले में भारत और पीएम मोदी की क्या भूमिका होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजनयिक शीलकांत शर्मा, और साथ ही कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतुल अनेजा, जो एडिटर हैं इंडिया नैरेटिव के, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। शीलकांत जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जेलेंस्की ने जो कल प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया है और उनसे मध्यस्थता की एक तरह से बात की है, उनसे मदद मांगी है, इस बात के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, इस समय जो दोनों तरफ से ये जो संकेत दिए जा रहे हैं, उनसे लगता है कि रूस भी चाहता है कि निगोशिएशंस हो जाए, बातचीत हो जाए और युद्ध समाप्त हो, और यूक्रेन भी चाहता है कि युद्ध समाप्त हो। तो इन दोनों की तरफ से जब ये एक स्थिति बन रही है, तो ऐसे में अपेक्षा करना कि मदद मिल जाए अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक धरातल पे लीडर्स की तरफ से, ये बहुत साधारण और बहुत स्वाभाविक बात है। तो मुझे लगता है कि ये जो जेलेंस्की की जो कॉल है वो इसी उद्देश्य से है कि वो भारत की मदद चाहता है, ताकि जो जेलेंस्की का वो 10 पॉइंट का एक प्लान उन्होंने दिया हुआ है, उसके लिए उन्होंने बात की है। और जो हमारे प्रधानमंत्री ने सतत कहा है, हमेशा एक बात कही है, वो ये है कि डिप्लोमेसी और टॉक्स का यूज करना चाहिए और बातचीत से हल निकालना चाहिए, शांतिपूर्ण, और जो युद्ध विराम होना चाहिए, जो हॉस्टिलिटीज हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो बंद होना चाहिए। तो ये सब चीजों की बात इसलिए है कि इनका प्रभाव सारे विश्व पे हो रहा है। विश्व की में ऊर्जा का संकट है, खाद्य का संकट है, और आर्थिक समस्याएं हैं। तो इन सब से जो बहुत सहज उत्तर है वो यही है कि आप ये युद्ध बंद करें। और जो आपने भी अपना जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जब पुतिन से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का नहीं है, जो बहुत सारगर्भित और संक्षिप्त 4-5 शब्दों में एक बहुत बड़ी बात है। और उस बात की महत्ता ये थी कि सभी लोगों ने जिन्होंने उसको सुना, उसकी ताकीद की, उसको बार बार कहा कि हाँ, भारत ने सही बात की। तो इसको देखते हुए एक समा सा बन रहा है, जिसमें कि अपेक्षा की जा रही है कि भारत और ऐसे कुछ और देश जिन्होंने इस पिछले 10-11 महीनों में अपने को बहुत संयत रखा है और जो सही बात है उसकी तरफ निरंतर तवज्जो दी है। भारत ने बहुत संयति के साथ डिप्लोमेटिक क्षेत्र में, यूएन में और सब जगह
इस बात को हमेशा जोर दिया है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट दूर होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जो यूएन चार्टर है उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए, और जो प्रभुसत्ता है उसका सम्मान होना चाहिए। इन सब चीजों से जो भर के आता है वो ये है कि शांति के जो फैक्टर्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हैं। और अब ये है कि पर रूस और जेल्सिन के और ज़ेलेंस्की के जो कहना चाहिए उदाहरण है, उनमें सामने ढूंढना कठिन है, क्योंकि वो ज़ेलेंस्की जब अमेरिका गए थे उन्होंने जो कुछ कहा उसमें कुछ भी रूस को मान्य नहीं होगा। और रूस की तरफ से भी यह है कि युद्ध समाप्त होना चाहिए, लेकिन जो बात यूक्रेन चाहता है वो नहीं हो सकती। यूक्रेन चाहता है कि युद्ध समाप्त हो और दूसरी सेनाएं वापस चली जाएं और इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल हो जिसमें कि ट्रायल हो। अब ये सब चीजें तो रूस के लिए संभव नहीं है मानना। तो इनके बीच में एक मध्य जो उसको कहते हैं मोडस विवेंडी क्या निकले, ये इसकी तलाश जारी है इस समय। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज ये नया साल जो आ रहा है इसमें ये जो एक मोडस विवेंडी दोनों के बीच में निकल जाए और शांति हो जाए, और ये बेकार की जो हिंसा है, बिल्कुल ब्रूटल जो वॉर चल रहा है वो बंद हो जाए, ये सबकी यही अपेक्षा है। हमारे साथ अतुल अनेजा भी साथ में जुड़ चुके हैं। अतुल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों अमेरिका के खुफिया एजेंसी जो CIA है उसका एक बयान आया था, उसके प्रमुख विलियम बर्न्स का। उन्होंने कहा था कि PM मोदी के से चर्चा करने के बाद पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जो विचार था उसको त्याग दिया। तो क्या आपको लगता है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें पुतिन को शांति के लिए PM मोदी ही समझा सकते हैं, मना सकते हैं? देखिए, PM मोदी की एक बहुत एडवांटेजियस पोजीशन है, वो इसलिए क्योंकि उनके जो पर्सनल केमिस्ट्री है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ वो बहुत ही घनिष्ठ है। और वो हमने कई बार देखा है कि सिर्फ ये एक स्टेट टू स्टेट डिप्लोमेटिक डायलॉग नहीं होता दोनों के बीच में, लेकिन उसके ज्यादा एक एक्स फैक्टर आता है क्योंकि इनकी एक पर्सनल केमिस्ट्री है। इसलिए PM मोदी इस वक्त बहुत ही अच्छी पोजीशन में है कि वो एक एटलीस्ट जो रशियन शोर है उसकी तरफ से वो खुल के बात कर सकते हैं और गंभीरता से बात कर सकते हैं। और क्योंकि उनके पर्सनल रिलेशंस ऐसे हैं और PM मोदी की बातें प्रेसिडेंट पुतिन सुनेंगे और शायद कोई और नेता इस पोजीशन में नहीं है। हमने देखा था कि पहले के टर्क्स ने भी कोशिश की थी, टर्की ने अर्दोआन वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कोशिश की थी एक तरह से मीडिएशन करने की, लेकिन वो ज़्यादा देर चली नहीं। और आज का जो घटनाक्रम है, जो जिस तरह का डैमेज हो चुका है, जो एम्बेसडर शीलकांत शर्मा ने बताया कि ये इंटरनेशनल फूड क्राइसिस है, एक एनर्जी क्राइसिस है, तो इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी बन रही है कि एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है पीस की तरफ, और उसमें भारत एक भूमिका निभा सकता है, खासकर PM मोदी। और एक तरह से भारत का स्टेचर भी इस वक्त बढ़ रहा है कि G20 की अध्यक्षता हम करेंगे इस बार, इस साल शुरू हो चुकी है वो। तो एक तरह से हम ग्लोबल स्टेज पे आ चुके हैं एक बार फिर बहुत प्रोमिनेंटली। और ये मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव अगर होगा हमारी तरफ से, PM मोदी की तरफ से, तो इसको सपोर्ट मिलेगी सिर्फ दोनों पार्टी से नहीं, लेकिन बाकी के जो G20 मेंबर्स हैं, दुनिया की जो बाकी शक्तियां हैं, वो भी इसको एनकरेज करेंगी इस तरह की मीडिएशन के लिए। तो ओवरऑल सिचुएशन एक तरह से कंस्ट्रक्टिव बन रही है कि भारत इसमें एक ठोस भूमिका निभा सके इस क्राइसिस के अंदर। श्रीकांत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी जब आप अपनी बात कह रहे थे तो आपने एक बात कही कि जो यूक्रेन का जो 10 सूत्रीय कार्यक्रम है शायद पुतिन उसके लिए तैयार ना हो, लेकिन हमने देखा है कि 15 दिन पहले भी पुतिन ने PM मोदी को फ़ोन किया था, जेलेंस्की भी 2 बार फ़ोन कर चुके हैं। तो भारत एक तरह से मध्यस्थता की शुरुआत कर चुका, या एक समझौते की शुरुआत कर चुका है। तो वो क्या फॉर्मूला हो सकता है जो भारत की तरफ से पेश किया जाए और जिसके लिए दोनों यूक्रेन और रशिया दोनों सहमत हो जाएं? क्या ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? ये तो आपने बड़ा भारी सवाल पूछा है, इसका जवाब तो राजनीति में पहले बातचीत हो जाती तब दिया जाता है। ये तो इस डिस्कशन करना
थोड़ा सा हम लोग सिर्फ एमेचर रूप से मतलब नॉन गवर्नमेंटल रूप से बात कर सकते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि क्या, मुझे जैसे लगता है कि ये जो 10 सूत्री कार्यक्रम है उसमें कुछ मुद्दे हैं जो बिल्कुल सहज हैं, उनमें कोई जैसे उन्होंने कहा है कि खाद्य सुरक्षा होनी चाहिए और न्यूक्लियर और रेडिएशन से सुरक्षा होना चाहिए और आर्थिक सुरक्षा होना चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा की बात की। इसको कौन मना कर सकता है? ऐसे ही उन्होंने जो अपनी प्रभुसत्ता की बात की है, अब उस प्रभुसत्ता पे थोड़ा सा, वो प्रभुसत्ता वो कैसे डिफाइन करते हैं, उसका निर्णायक क्या है और रूस उस प्रभुसत्ता को कहां तक मानता है, इस पे संवाद जरूरी है, इस पे बातचीत जरूरी है, क्योंकि इस पे ही तो मुद्दा है। फिर उन्होंने कहा कि जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है उसका सम्मान होना चाहिए, उसका कार्यान्वयन होना चाहिए। तो अब चार्टर के इम्प्लीमेंटेशन की बात जो है वो यूक्रेन ने कहा है, लेकिन चार्टर के इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे जो संयुक्त राष्ट्र की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो रेजोल्यूशन पास किए गए हैं उनमें से कुछ भी रूस को मान्य नहीं है और वो जो चीन है उसको भी मान्य नहीं है। भारत भी उन रेजोल्यूशन को से अब्सटेन किया है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो यूएन के चार्टर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस रूप में हो, कि उसके पहलू देखने पड़ेंगे ना। तो अब ये सब चीजें बातचीत से हो सकती, भैया आप क्या मानेंगे, कितना मानेंगे। और फिर जब सेनाओं की वापसी है तो ये तो भाई जरूरी है। जब भी कोई युद्ध होगा और आपने अगर जमीन ऑक्यूपाई की हुई है तो सेनाओं की वापसी तो जो है वो तो दूसरी साइड मांगेगी, क्योंकि अगर यूक्रेन नहीं मांगेगा कि सेनाएं वापस जाए तो उसका मतलब है कि वो रूस के जो यूक्रेन कहता है कि उसने आक्रमण किया है और रूस कहता है कि हमने मिलिट्री एक्शन किया है। तो यूक्रेन अगर मान जाएगा तो उसका मतलब यह है कि रूस का आक्रमण सही था। तो वो तो कठिन बात है, इन मुद्दों पे मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर बातचीत करें तो इनसे कुछ हल निकल सकता है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो के वैश्विक स्तर पे सर्वमान्य हो सकती हैं। पर एक बात और हाल की उसमें आई है कि जो जैसे वॉशिंगटन में जब गए थे जेलेंस्की, तो उनके जो सपोर्टर्स हैं अमेरिका और नेटो, ये लोग इस समय बातचीत के लिए तैयार नहीं लगते। और ये लोग, इनकी तरफ से जो वक्तव्य आ रहे हैं उनमें रूस की निगोशिएशंस के लिए और डिप्लोमेसी के लिए जो दरकार है उसको ये लोग मान नहीं रहे हैं। वो कहते हैं वो रूस की बात जो है वो सिर्फ पोस्टर है, क्योंकि ग्राउंड पे रूस के बड़े भयंकर हैं। 61 उन्होंने स्ट्राइक किए हैं और मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। तो अब ये जो है स्थिति, जो कहते हैं कि वर्ड्स से काम नहीं, डीड्स की बात है। तो काम जो एक्चुअल ग्राउंड में हो रहा है उससे भी तो कुछ बनेगी, उससे कुछ भूमिका बनेगी। तो ये एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो ग्राउंड पे, जो भूमि पे जो हो रहा है उस पे कुछ एक्शन लिए जाए ताकि बातचीत का वातावरण बने। तो मुझे लगता है कि संभावनाएं तो हैं, पर उनको संभावनाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाना, उनको संभाल के रखना, ये बड़ी भारी चुनौती है राजनीति के लिए। और उसमें भारत का योगदान इसलिए हो सकता है कि भारत ने अभी तक, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि नितांत संयत रूप से अपने विचार रखे हैं और ये एक बार नहीं कई बार लगातार, और उसमें कोई भारत का अपना अल्टीरियर मोटिव नहीं है। श्रीकांत जी, आपने बात की भारत के संयंत्र रुख की, और इसी पे मैं अतुल जी से जानना चाहूंगा कि जब ये 11 महीने पहले जब युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त जो चर्चा चल रही थी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि भारत एक बहुत बड़ी मुश्किल में घिर गया है, क्योंकि उसे एक तरफ रूस के साथ अपनी दोस्ती भी निभानी थी, साथ ही साथ उस पर पश्चिमी देशों का दबाव भी था, और उस वक्त भारत ने जो नीति बना के रखी, रूस को साथ कर रखा, उसके साथ अपने व्यापारिक समझौतों को आगे बढ़ाता रहा। और आज अब ये स्थिति आ गई है कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि भारत की बात रूस सुन सकता है। तो क्या ये भारत की जो कूटनीतिक पहल उस वक्त की थी, ये उसकी जीत है? श्रीवास्तव जी, आप देखें कि भारत का जो डॉक्ट्रिन है फॉरेन पॉलिसी का, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है कि आप किसी भी पक्ष के साथ नहीं होंगे, लेकिन आपका सेल्फ इंटरेस्ट जो है, नेशनल इंटरेस्ट को गार्ड करते हुए आप सबसे एंगेजमेंट करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री वाजपेयी के टाइम से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया था नॉन अलाइनमेंट के बाद।
और उसी डॉक्ट्रिन को हम फॉलो करते हुए हमारे क्वाड के साथ भी, अमेरिका के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं, रूस के साथ भी, यूरेशिया में भी अच्छे हैं, रूस के साथ भी अच्छे हैं, और यूक्रेन के साथ। इसलिए एक तरह से कूटनीतिक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो प्रिंसिपल स्टैंड है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का, ये एक तरह से बहुत ही प्रोडक्टिव रहा है और इसी को ही हमें आगे परस्यू करना है। और उसी वजह से ही हमारी एंगेजमेंट जो होगी वो वेस्ट के साथ भी होगी, रूस के साथ भी होगी और यूक्रेन के साथ होगी। इसलिए ये तो अगर बड़ी तस्वीर देखें तो हमारी पोजीशन एक बहुत ही सही पोजीशन आई है और जिसका हमें फायदा भी हुआ है, क्योंकि रूस से, जैसे आपने अतुल बोला, जी, जो बात निकलकर इस पूरे मुद्दे में सामने आती है कि भारत ने रूस के साथ दोस्ती नहीं छोड़ी और उस दोस्ती को बरकरार रखा, और इसीलिए रूस को एक दोस्त के नाते जब रूस को उसने सलाह दी तो कई मामलों में रूस ने भारत की सलाह को माना। तो ये कूटनीति जो भारत ने दिखाई, क्या पश्चिमी देश भी इसको स्वीकार करेंगे, भारत की इस कूटनीति को? अभी तक तो जिस तरह से चल रहा है कि जैसे मैंने कहा कि क्वाड के जैसे हैं, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, उनके साथ भी हमारे रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं, हमारे रूस के साथ भी चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से पिवट जो लिया है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, ये एक सही है। इससे दोनों, हर पक्ष के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन ये आज की स्थिति में कोई जीरो सम गेम नहीं है कि अलायंस वाला सिस्टम नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट देखते हैं, कुछ इंटरेस्ट आपके अमेरिका के साथ हैं, कुछ इंटरेस्ट आपके रशिया के साथ है। जैसे हम तेल की बात कर रहे थे अभी, और रसायन की बात कर रहे थे, फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे थे, और जो रीजन है यूरेशिया का, उसके साथ हमारे रूस के साथ संबंध अच्छे हैं। तो इसलिए दोनों को बैलेंस हम कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, एक दोनों तरफ से ही उसका एक कंस्ट्रक्टिव रोल हो सकता है। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि ये अगर मीडिएशन की जाए तो दोनों तरफ, अभी ऐसा लगता है कि फ्रेमवर्क है कि वो अलाउ करेंगे ये इसको आगे करते हुए। अतुल जी और शीलकांत जी, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल अभी एक वक्त ब्रेक का हो रहा है। हमारे इस खास कार्यक्रम में इस खास चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए ये खास कार्यक्रम। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन समस्या और विवाद के बीच में एक शांति की पहल कर रहे हैं। और इस चर्चा में शामिल है हमारे साथ दो खास मेहमान। शीलकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अतुल जी ने एक बात ब्रेक से पहले कही थी कि जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं के बीच में, वो कई बार बहुत काम आते हैं। और यही बात विदेश मंत्री जयशंकर ने भी जुलाई में कही थी। उन्होंने कहा था कि जो पीएम मोदी के व्यक्तिगत संबंध है दुनिया के दूसरे बड़े नेताओं के साथ, उससे भारत को वैश्विक लाभ मिल रहा है। इस पूरे मामले में जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है,
इसमें जो व्यक्तिगत संबंध पुतिन के साथ मोदी के थे वो कितने काम आए? वो तो बहुत जरूरी है, उनकी भूमिका तो अहम है। क्योंकि 5 बार प्रधानमंत्री और पुतिन के बीच में बातचीत हो चुकी है इस बीच, और भारत की बात सुनने को पुतिन हमेशा तैयार हैं। तो और उनको भारत के मामले में कोई संदेह नहीं है। जो भी उन्होंने कहा है, भारत की भूमिका की रक्षा ने प्रशंसा भी की है पिछले महीनों में। तो उसको देखते हुए पुतिन के साथ बातचीत बाकायदा जारी रह सकती है। और फिर G20 का समिट है, उसमें पुतिन का यहाँ आना अब संभावी है, क्योंकि उनको निमंत्रण दिया जाएगा। फिर SCO का भी समिट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट भी भारत में है। तो भारत ये 2 वैश्विक मंचों का आतिथ्य करने वाला है इस नए साल में, और दोनों में रूस का आना बिल्कुल तय है। तो पुतिन साहब आएंगे, इसकी बात है। तब मौका मिलेगा मोदी जी से उनकी बात करने का, और टेलीफोन से संपर्क तो है ही है। फिर जो भारत ने जो रूस के साथ जो बना के रखा है स्थिति, वो ये है कि भारत ने ये कहा है कि हमको रूस के साथ जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उनमें हम कोई आड़ नहीं आना देना चाहते, क्योंकि वो एक दूसरे के परस्पर हितों का संवर्धन करते हैं। तो जो भारत रूस से आयात कर रहा है वो करेगा, क्योंकि वो भारत के हित में है, और रूस के साथ जो व्यापार है वो परस्पर हितों का लिए है। तो इस जो परिस्थिति बनी है यूक्रेन के युद्ध के शुरू होने के बाद से, उसमें उनसे हमारे पारस्परिक जो हित हैं उनको बचा के रखना है। ये बात दोनों देश जानते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भारत ने बार बार जब ये कहा, तो पहले तो जो यूरोपियंस और जो नेटो और जो यूएस में इसके लिए थोड़ी उन्होंने आंखें उठाई और भाव चढ़ाई, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि भारत जो बात कह रहा है वो तो बहुत सहज है और तर्कसंगत है। तो उस बात के संगत होने की जो भावना है वो बढ़ी है। फिर अमेरिका ने यह भी कहा कि न्यूक्लियर वॉर, जैसे अभी तरेर साहब भी कह रहे थे कि जो न्यूक्लियर वॉर है उसके बारे में भारत ने भी पुतिन से बात की, और ये भी इंडिपेंडेंटली सुना। चीन ने भी बात की, शी जिनपिंग ने भी पुतिन से बात की, और उसके बाद अमेरिका ये कहता है कि उनकी बातचीत के बाद ये पुतिन ने जो खतरा था उसको कम कर दिया। तो जो भयावहता है उस युद्ध की, उसकी भयावहता को तो हमने निरंतर उसकी तरफ इंगित किया है भारत ने। शीलकांत जी, आप जो कह रहे हैं कि भारत ने काफी हद तक युद्ध की भयावहता को कम किया है, मैं इससे थोड़ा सा आगे जाके एक सवाल अतुल जी से पूछना चाहता हूं। सवाल थोड़ा सा काल्पनिक है कि अगर अतुल जी मान लीजिए कि भारत इस युद्ध को शांति में बदलने में पूरी तरह से कामयाब हो जाता है, तो इससे भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कितना कद बढ़ेगा, और क्या इसको करने के बाद सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सीट पर जो भारत की दावेदारी है, क्या वो दावेदारी मजबूत होगी? थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सवाल है, लेकिन इसका मैं उत्तर ये दूंगा कि इसमें दोनों में अगर हमारी मीडिएशन से ये सुलझता है या कंट्रीब्यूशन भी हम करते हैं जिससे ये मामला सुलझता है, तो भारत का जो स्टेचर है इंटरनेशनल स्तर पे वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कि, और जो शीलकांत जी बता रहे थे कि SCO समिट और G20 समिट 2 इंटरनेशनल समिट्स हैं। ऑलरेडी हमारी प्रोफाइल जो है ग्लोबल स्टेज में हम आ गए हैं, लेकिन अगर हम कामयाब होते हैं मीडिएशन में तो भारत का कद जरूर और बढ़ेगा, और वो लीवरेज हो सकता है हमारी सिक्योरिटी काउंसिल में सीट के लिए। तो ये एक तरह से स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हो सकती है अगर हम इसमें कामयाब रहे, लेकिन मुश्किलें बहुत हैं और कई जगह से अड़चने आ सकती हैं। एक सवाल आपने मेरे से पिछला सवाल आपका जो था कि क्या वेस्ट हमें सपोर्ट करेगा, मुझे लगता है कि वेस्ट भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि अब की जो स्थिति है हमको जियो इकोनॉमिक प्लेन पर जाना है कि इस वक्त भारत एक डेस्टिनेशन है जहां पर इन्वेस्टमेंट वगैरह जाएगी, क्योंकि चीन की जो सिचुएशन थी कोविड के बाद और जिस तरह से उनका ग्लोबल इमेज बना है, वहां से कैपिटल शिफ्ट होकर इंडिया में आएगा, वेस्टर्न कैपिटल, चाहे अमेरिका से हो चाहे फ्रांस से हो। तो इसलिए उनके सेल्फ इंटरेस्ट में है कि भारत। अतुल जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, और आपने जो बात कही कि भारत का जो कद है वो जरूर बढ़ेगा अगर भारत इस मध्यस्थता में और इस युद्ध को रोकने में कामयाब हो जाता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज चर्चा में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। हमारी टीम को दीजिए इजाजत, देखते रहिए DD न्यूज़।
है।